नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुआ धमाका आतंकी हमला था। खुफिया एजेंसी आईबी ने इसे आतंकी हमला माना है। इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। एक संदिग्ध चेन्नई स्टेशन से ही पकड़ा गया, वो ब्लास्ट के बाद भी ट्रेन में बैठा हुआ था। वहीं एक और संदिग्ध को चेन्नई एयरपोर्ट से पकड़ा गया जो कि चेन्नई से भागने की फिराक में था। ब्लास्ट की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तमिलनाडु पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों धमाके मोबाइल के जरिए टाइमर से जोड़कर किया गया होगा। चेन्नई के लिए एनएसजी और एनआईए की टीम भी रवाना की गई है। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 2 बोगियों में हुए एक के बाद एक 2 विस्फोट होते ही चीख पुकार मच गई। ब्लास्ट में 22 साल की स्वाति की मौत हो गई जो कि बेंगलोर से विजयवाड़ा जा रही थी। वहीं धमाके की चपेट में आने से 9 लोग जख्मी हुए। बेंगलोर गुवाहाटी मोहंती एक्सप्रेस में यह धमाका सुबह 7:05 पर हुआ। ब्लास्ट 2 बोगियों S4 और S5 में हुआ जिसकी चपेट में कई यात्री आ गए। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस गुवाहाटी जा रही थी। ट्रेन को सुबह 5:40 पर ही चेन्नई पहुंचना था, लेकिन ट्रेन देरी से करीब 7:05 पर पहुंची। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी हुई थी, इसे रवाना होना था, तभी धमाका हो गया। धमाके के बाद ट्रेन में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। कोई पटरी पर कूद गया तो कोई प्लेटफॉर्म में ही बेतहाशा भागा जा रहा था। स्टेशन और पटरियों के आसपास बिखरे चप्पल जूते इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से यात्री दहशत में थे। सभी घायलों को आनंद फानंद में चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किसी को पैर में चोट आई तो किसी के शरीर में गहरे जख्म दिखे। हालांकि सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट पर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर खेद जताया है। पीएम ने भी धमाके की निंदा की है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। वो जो फैमिलीज अपना यानी जिस फैमिली में मृत्यु हुआ है उनके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं। रेल मंत्री खड़गे हादसे पर अफसोस जता रहे हैं, लेकिन रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया और कहा कि सभी ट्रेनों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा सकते। फुल प्रूफ सिक्योरिटी हिंदुस्तान की रेलवे जैसे एक संस्था को, एक व्यवस्था को हम कभी नहीं दे सकते। हर गाड़ी में हर कुछ हम आरपीएफ को तैनात नहीं कर सकते। धमाके के बाद रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 25,000 और मामूली घायल को 5,000 का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र ने तमिलनाडु सरकार से ब्लास्ट पर रिपोर्ट मांगी है। इधर मुख्यमंत्री जयललिता ने सीबीसीआईडी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। धमाके में मारी गई महिला के परिवार को 1 लाख रुपए और गंभीर रूप से जख्मी यात्रियों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ब्लास्ट के करीब 5 घंटे बाद बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस चेन्नई से रवाना की गई। हालांकि उससे पहले ट्रेन की पूरी जांच पड़ताल की गई है। 3 बोगियों S3, S4 और S5 की जगह नई बोगियां लगाकर ट्रेन को गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया। इस बीच दिल्ली मेट्रो को भी उड़ाने की धमकी मिली है। किसी ने फोन कॉल करके मेट्रो में ब्लास्ट करने की धमकी दी है, जिसके बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है और दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ग्वालियर के मोती महल इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब कमिश्नर कार्यालय में अचानक आग लग गई। इस इमारत से दर्जन भर सरकारी विभागों के दफ्तर हैं। अहम कागजात भी रखे रहते हैं। ऐसे में आग लगने से हड़कंप मच गया। कमिश्नर दफ्तर में आग लगने की खबर पाकर दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की है। आग तब तक इतनी फैल चुकी थी कि दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। पूरी इमारत धू-धू कर जल रही थी। जिस इमारत में आग लगी वो काफी पुरानी है। सिंधिया राजवंश के समय यह सिंधिया का सचिवालय हुआ करता था। इस वक्त यहां से कई सरकारी दफ्तर संचालित होते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर का राग छेड़ा है। पाक के सेना प्रमुख जनरल रहीफ शरीफ ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए गर्दन की नस की तरह है। रावलपिंडी में शहीदी दिवस के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल रहीफ शरीफ ने यह विवादित बयान दिया। उन्होंने कश्मीर को विवादित बताते हुए कहा कि कश्मीरियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पाक सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर पाकिस्तान कश्मीर को अपने गले की नस समझता है तो उसे ये समझना होगा कि हम इसे काटने का मादा रखते हैं।
इससे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पाक गृह मंत्री ने कहा था कि मोदी के पीएम बनने से दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने तिरुपति के वेंकटेश्वरा मंदिर के दर्शन किए और पूजा पाठ किया। उनके साथ टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। कमल निशान लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर हुई एफआईआर पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बिफर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बंदूक दिखाने पर एफआईआर होती तो बात समझ में आती, लेकिन यहां तो कमल दिखाने पर एफआईआर हो गई। कोई किसी को चाकू दिखाए एफआईआर समझ में आ सकती है, कोई किसी को पिस्तौल दिखाए एफआईआर समझ में आ सकती है, कोई किसी को बंदूक दिखाए एफआईआर समझ दिखाती है। मुझ पर एफआईआर इसलिए लगी है कि मैंने लोगों को कमल दिखाया। मोदी ने यह भी कहा कि गुजरात में हुई एफआईआर को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। 30 अप्रैल मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। तो मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ गुजरात में एफआईआर रजिस्टर हुई है। कल ही चुनाव आयोग के आदेश पर अहमदाबाद पुलिस ने मोदी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। मोदी ने वोट डालने के बाद पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ में पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव आयोग ने माना कि वोटिंग के दिन मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 126 के सेक्शन 2 के उल्लंघन का दोषी माना गया। इसमें 2 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। अमेठी में राहुल गांधी के लिए प्रचार अभियान में जुटी उनकी बहन प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और उसके पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए हमला किया। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अपनी सारी शक्ति हमें दे दो, हमें और चाहिए, हमें मजबूत बनाओ, हम करके दिखाएंगे। सारे सवालों का जवाब हमारे पास है, सारे निर्णय हम लेंगे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को ऐसी विचारधारा से बचने की जरूरत है जो कि सिर्फ बांटने और नफरत फैलाने के लिए यकीन रखती है। कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो देश में फैली हैं, जो विनाशक फूट फैलाती हैं, नफरत फैलाती हैं। राहुल ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करती है, जबकि इस मुद्दे पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पैसा रिलीज हो चुका है, जो काम हो चुका है उसे करने का वादा करती है बीजेपी। उधर राहुल गांधी ने हिमाचल के बिलासपुर में एक रैली में बीजेपी और संघ पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को शक्ति देने की बात करती है, जबकि आरएसएस के फाउंडर गोलवलकर जी महिलाओं को वोट की शक्ति देने के विरोध में हैं। अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के दिल मांगे मोर वाले बयान पर चुटकी ली। राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मोर। वो मांगत 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 थक नहीं रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी नरेंद्र मोदी के दिल मांगे मोर वाले बयान पर चुटकी ली। खुर्शीद ने कहा कि मोदी को कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दो। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। मैंने कहा भैया इसको पेप्सी पिला दो ना, ये पेप्सी पीना चाह रहा है। अगर पेप्सी पीना चाह रहा है तो पेप्सी बोला दो। सलमान खुर्शीद ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो ट्रेन की एक बोगी नहीं बचा पाया वो देश क्या बचाएगा। और अगर तुम गुजरात में एक ट्रेन की बोगी चलने से नहीं रोक पाए तो हिंदुस्तान पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो तुम कैसे रोकोगे। जैन मुनि तरुण सागर ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जैन मुनि ने कहा कि मोदी ने जैन समाज के लोगों को कत्ल खाने का मालिक बताया था और इसके लिए वो माफी मांगे। जाने माने अर्थशास्त्री अहमद सेन ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है, भले ही उन्हें एक बड़ा वर्ग पसंद करता हो। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दिया है। मनोज तिवारी ने प्रियंका को नामचोर कहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। कल्याण ने कहा कि मोदी सरकार आने पर दामाद जेल की हवा खाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया मोहम्मद मदनी ने प्रियंका गांधी की तारीफ की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक मदनी ने कहा है कि प्रियंका राहुल गांधी से बेहतर साबित होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रियंका को आगे बढ़ाया होता तो ज्यादा फायदा होता।
इंडियन एक्सप्रेस अखबार से मदनी ने कहा कि प्रियंका गांधी चीजों को बेहतर तरीके से समझती और बोलती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल बोलते वक्त बैकफुट पर नजर आते हैं, जबकि प्रियंका गांधी उनके मुकाबले ज्यादा आक्रामक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने चुनाव के लिए सुन्नी धर्म गुरुओं से समर्थन की मांग की। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक रायबरेली में चुनाव से एक हफ्ते पहले ही प्रियंका ने सुन्नी धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रियंका ने सुन्नियों के बड़े संगठन ऑल इंडिया उलेमा एंड मशायख बोर्ड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। वडोदरा में चुनाव खत्म होने के बाद अब नरेंद्र मोदी वाराणसी पर फोकस करने वाले हैं। वो 5 मई से वाराणसी में कैंप करके चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। मिड टुडे अखबार के मुताबिक नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी के कैंप इलाके में किराए पर घर लिया जाएगा। पहले सिगरा या रविंद्रपुरी इलाके में मोदी के रहने का इंतजाम करने की खबर आ रही थी, लेकिन एनएसजी और गुजरात पुलिस ने इन दोनों जगहों को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि वाराणसी में मोदी के प्रचार के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आएंगे। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के अलावा हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी के नाम भी शामिल हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कौमी एकता दल ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को समर्थन दे दिया है। इसके बाद बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। 4 मई को नरेंद्र मोदी वाराणसी के आसपास के इलाकों में भी रैली करने वाले हैं। 4 मई को उनकी 3 रैलियां हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बाद यूपी महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लीलावती कुशवाहा ने मायावती पर आपत्तिजनक बयान दिया। इससे पहले फैजाबाद में ही कल मुलायम सिंह यादव ने मायावती पर आपत्तिजनक बयान दिया था। ये काशीराम का बयान है फैजाबाद में, ये इनका बयान है श्रीमती जी का। अब श्रीमती कहे या हमारी बेटी कहे, क्या कहे, बहन कहे, इनका है, सोचिए क्या। वहीं मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से मुलायम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उनकी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की। फैजाबाद में मुलायम ने बार बार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। मुलायम ने शिक्षा मित्रों के साथ राज्य कर्मचारियों को सीधा लालच दिया कि अगर वो उन्हें वोट देंगे तो बदले में उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। फैजाबाद में रैली के दौरान मुलायम का आजम खान पर दर्द छलक उठा। उन्होंने आजम पर चुनाव आयोग की पाबंदी को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आजम कुछ कहते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। 7वें चरण की बंपर वोटिंग की बात हम करेंगे। उससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, जो कि अमृतसर पहुंचे। सिद्धू अपने नए घर में पूजा करवाने के लिए आए हुए थे। 7वें चरण की बंपर वोटिंग से खुश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया है कि एनडीए 272 के जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लेगी। मतदान का प्रतिशत जो है काफी उत्साहजनक रहा पूरे प्रदेश में। उम्मीद करते हैं कि जो 272 का लक्ष्य है वो लक्ष्य एनडीए पार कर लेगी। बीजेपी के फाइब्रेंट नेता और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी में मोदी की ऐतिहासिक जीत होगी। ऋषिकेश में बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने हरिद्वार लोकसभा से उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के समर्थन में रैली की। योग गुरु बाबा रामदेव पर अभिनेत्री मोनिका बेदी पर विवादित बयान देने के चलते राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। आगरा में वकीलों ने योग गुरु बाबा रामदेव और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कराया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी के ऊपर जो मानहानि का केस किया था उसे वापस ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हवाला कारोबारी अफरोज फट्टा के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। 700 करोड़ के हवाला कारोबार के सिलसिले में मार्च में फट्टा को सूरत में भी गिरफ्तार किया गया था। फट्टा पर पहले से ही फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज है। अफरोज फट्टा का नाम तब चर्चा में आया था जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के साथ उसकी एक तस्वीर जारी की थी। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारिक से आज सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। 25 अप्रैल को ही पूछताछ होने वाली थी। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारिक पर आरोप है कि उन्होंने पद से रहते हुए हिंडाल्को कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटन में फायदा पहुंचाया। यौन शोषण के आरोपों से घिरे राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अफसर वीपी मोहंती को आज भगोड़ा घोषित कर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काला धन मामले में सामने आए सभी 26 लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया। तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने की सिफारिश की है।
दिल्ली की सड़कों से जल्द ही ई रिक्शा हटाया जा सकता है। मुंबई सीएसटी स्टेशन पर 1 घंटे के अंदर 3 ट्रेनों में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। 3 ट्रेनों में लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। मेरठ में एक लड़की का पर्स छीनकर भाग रहे युवक को भीड़ ने पकड़ा और उसकी धुनाई कर दी। युवक पर थप्पड़ लात घूसे बरसते रहे। इतने से भी लोगों का मन नहीं भरा तो युवक को एक सैलून पर ले जाकर उसके बाल काट दिए गए। दिल्ली के झंडेवाला में देर रात एक शख्स को कुछ लोगों ने गोली मार दी। 45 साल के सुरेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के तुगलकाबाद में घर से लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मुंबई के चर्चगेट इलाके में 21 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मुंबई के आर्य कॉलोनी में एक प्रेग्नेंट महिला के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। गुड़गांव में जम्मू की एक युवती के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक आरोपी के साथ लिव इन में रह रही थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 महिलाओं को अर्धनग्न घुमाने का मामला सामने आया है। गांव की पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद महिलाओं के बाल काटकर इन्हें अर्धनग्न घुमाया गया। मामला प्रेम प्रसंग का है। विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसके बाद गांव वालों ने उसे फरमान सुनाया। गाजियाबाद में एक नामी स्कूल के डायरेक्टर को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया था। अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर को रंगदारी मांगने और शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राजस्थान के सीकर में चेन स्नेचिंग की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कल से IPL 7 का मुकाबला भारत में शुरू होगा। 2 मई से रांची में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। IPL 7 के एक रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 15 रनों से हरा दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में धीमी गति से ओवर करवाने के मामले में $20,000 का जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हटाकर ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान कब्जा लिया है। क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बीच में अफेयर की खबरें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। सानिया मिर्जा और कारा ब्लैक ने WTA पुर्तगाल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रियल मैड्रिड की तरफ से खेलने वाले पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ स्टीफन कोहेन ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से परमाणु परीक्षण की धमकी दी है। पाकिस्तान के बिजली मंत्री आबिद शेर अली ने राष्ट्रपति भवन, PM सचिवालय समेत 18 सरकारी भवनों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं। अमेरिका में तूफान की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। मिसिसिपी के टुपोलो में भयानक बर्बादी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन ने मुंबई की कुटुंब अदालत में आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध खत्म करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। बांद्रा की कुटुंब अदालत 31 अक्टूबर को ऋतिक और सुजैन के तलाक के आवेदन पर सुनवाई करेगी। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर साहिल संघा से सगाई कर ली है। मुंबई में फिल्म अभिनेता जितेंद्र ने 145वें दादा साहब फाल्के रत्न अवार्ड को होस्ट किया। प्रियंका चोपड़ा के नए एल्बम आई कांट मेक यू लव मी का गाना इन दिनों खूब धूम मचा रहा है। हालांकि प्रियंका का ये गाना मशहूर सिंगर बोनी रॉय के एल्बम लकी ऑफ द ड्रॉ से लिया गया है। साजिद खान की ट्रिपल लोल बेस्ड कॉमेडी फिल्म हम शक्ल्स का पहला ट्रेलर रिलीज किया गया। और साल 2012 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीक्वल भारत में रिलीज होने को तैयार है। I made a choice. This is my path. So everyone in the city